हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो प्रथम 10 लगातार है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक, 10 की पावर 3 तक। दोस्तों, घनों का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर ये अंतिम संख्या, तो n का मान कितना मिला, 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। 10 गुणे 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 कट रहा है 2 से, कितना बार में, 5 बार में, 11 5 55 और 55 का होल स्क्वायर इक्वल टू 55 55 25 का 5 हासिल 2 275, फिर वैसे ही आएगा 275, जोड़ देंगे 5 7 5 12 2 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 0 हासिल 1 2 1 3, कितना आ गया आंसर, 30 25, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 1444 का वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों 1444, ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो हमें से उसकी इकाई और दहाई दोनों संख्या को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, अब इसका देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है, 4 है। तो कोई एक ऐसी संख्या आप ढूंढिए जिसका वर्ग करने पे उसकी इकाई 4 आ जाए। तो आप कहेंगे कि एक 2 है, जिसका 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। और दूसरी संख्या एक 8 है, जिसका वर्ग करेंगे तो 80 80 64 64, जिसमें इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है। तो दो ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे उसका इकाई अंक 4 आएगा। अब बात करते हैं इसके पीछे वाली जो दो संख्या है, 14। तो कोई दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसके वर्ग में, वर्गों के बीच में ये 14 आता हो। तो अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी ये जो 14 है 9 और 16 के बीच में आता है। ठीक, तो दोस्तों हमेशा हम 3 के साथ तुलना करते हैं, 4 को हम नहीं लेते। 3 के साथ एक बार किसे लेंगे, मतलब इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी, 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो हमेशा 3 को, छोटी वाली संख्या को उठाते हैं, और छोटी वाली संख्या के साथ एक बार 2 का तुलना करते हैं, और उसी छोटी वाली संख्या के साथ एक बार 8 की तुलना करते हैं। यानी इस 3 के साथ एक बार 2 आएगा और इसी 3 के साथ एक बार 8 आएगा। ठीक है, यानी ये जो 1444 का वर्गमूल होगा वो या तो 32 होगा या फिर 38 होगा। अब ये कंफर्म नहीं है, तो ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो 16 है ये 9 के ज़्यादा करीब है या 16 के ज़्यादा करीब है। कहने का मतलब, अगर ये ऊपर वाले के सबसे ज़्यादा करीब है कि नीचे वाले के सबसे ज़्यादा करीब है, तो आप कहेंगे सर नीचे वाले के ज़्यादा करीब है। तो नीचे वाले के अगर ज़्यादा करीब है तो आंसर भी नीचे वाला होगा। कौन सा, नीचे वाला। अगर ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऊपर वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो नीचे वाले का, यानी 16 के। तो सर हमारा आंसर क्या होगा, 38, नीचे वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 2013 के पावर 2013 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 2013 के पावर 2013, दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घात में उसके पावर में 4 से भाग दे देते हैं। 4 से पावर, और 4 से पावर देने का मतलब हमें शेषफल निकालना होता है। तो इस 13 में जब हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 3। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं, शेषफल निकालना है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम पूरी की पूरी संख्या में 4 से भाग दें। 4 से भाग देने का मतलब होता है उस संख्या के इकाई और दहाई, इस सिर्फ दो संख्या में हम 4 से भाग दे करके ये पता लगा सकते हैं कि उसका शेषफल कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 62 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 लगातार सम संख्या, दोस्तों ये 5 संख्या है जिसका औसत कितना दिया है, 62। और सारी की सारी संख्या कैसा है, तो सम संख्या। सम का मतलब इवन नंबर। ठीक है, सारी की सारी इवन नंबर सम संख्या है। तो अगर 62 और औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर,
बीच में 62 आ गया, 62 आ गया। तो 62 के पहले कौन सा सम संख्या आता है? तो आप कहेंगे सर 60 आता है। 60 के पहले कौन सा संख्या आता है? तो 58 आता है। 60 के बाद कौन सा आता है सम संख्या? तो 64 आता है। और 64 के बाद अगला सम संख्या 66 आता है। यानी इसमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 58। और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 66। और हमेशा आप याद रखेंगे, दो लगातार सम संख्या हो या दो लगातार विषम संख्या हो, उनके बीच का अंतर हमेशा कितना होता है? 2 होता है, हमेशा 2 होता है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो हमारा आंसर होगा 58। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 75/2% स्वयं में जोड़ दी जाए तो 99 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी मूल संख्या निकालना है। 75/2 का मतलब होता है 37.5%, 37:1/2%। और ये फ्रैक्शन में जब इसको चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/8। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से संख्या मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक संख्या था वो हमारा 8 था, और उसका 37.5% कितना है? 3 है। तो जब इसके 37.5% को इसी में जब जोड़ देते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होता है? 99 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम 8 में जब 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 8 3 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नहीं, हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 99। तो 11 यूनिट का मान 99, तो 1 यूनिट का मान 9, ठीक है। तो दोस्तों हम संख्या कितना माने हुए? 8 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 9, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से? 9 से। तो कितना आंसर होगा? 72। यानी हमारा आंसर होगा 72, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 72, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें 4/9 भाग पुरुष हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो उस शहर में कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, किसी गांव की जो जनसंख्या है उसमें से 4/9 भाग है वो केवल पुरुष हैं। और जितने भी पुरुष हैं उस पुरुषों का 50% मतलब आधे पुरुष शादीशुदा हैं। तो क्वेश्चन तो ये बताना है कि बताइए उस गांव में टोटल कितने विवाहित लोगों का है, और मतलब उनकी प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो शादी कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो 1,89,000 का डाटा उठाकर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चूंकि हमें एग्जाम देना है तो हमें शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए कि मैथ को जल्दी से शॉर्ट तरीके से कैसे टैकल करें और उसे जल्दी से कैसे करें, क्योंकि हमारा समय बचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मैथ को करना भी है और समय को बचाना भी है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से ना करके इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो इसका शॉर्ट तरीके करने का इसमें सबसे हमारा जो मेन पॉइंट दिया है वो 4/9 भाग, हम यहाँ से क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। अब किसी गांव की जनसंख्या है जहाँ पे 4/9 भाग क्या है? केवल पुरुष है। 4/9 भाग केवल पुरुष। ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 9 जो है उस गांव की पूरी जनसंख्या है। उस गांव की पूरी जनसंख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से 4 कौन है? केवल पुरुष हैं। तो आप बताइए, अगर 4 पुरुष हो गए तो इसमें महिला कितनी होंगी? 5 महिला होंगी। होंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पुरुष है इसके 50% पुरुष क्या है? शादीशुदा है। तो 4 का 50% का मतलब कितना? 50%, 2 हो जाएगा। यानी 2 मेल जो है वो क्या है? शादीशुदा है। अब बताइए, जब 2 पुरुष शादीशुदा है तो उस इन्हीं 5 महिलाओं में से किसी 2 महिला से शादी किए होंगे, तो इसमें से 2 महिला भी क्या हो जाएंगी? शादीशुदा, यानी 2 फीमेल। यानी टोटल शादीशुदा की संख्या कितना हो गया? 2 + 2 = 4। यानी टोटल लोगों की संख्या जो शादीशुदा है वो उनकी संख्या 4 हो गई। अब प्रतिशत निकालना है तो 4 लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और टोटल जनसंख्या है कितना? 9। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 44:4/9%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यदि जानवरों के झुंड में कुछ घोड़े तथा कुछ बकरियां हैं तथा कुल सिरों की संख्या 200 एवं पैरों की कुल संख्या 440 है, तो घोड़े की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कुल सिरों की संख्या है कितना? 200। अगर अगर मैं अब आपसे बात करूं कि अगर 2 बकरी है और 2 सिर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि बकरी है कितना? 2 है। अगर 4 सिर दिख रहा है, इसका मतलब बकरी कितनी है? 4 है। मतलब जितने भी सिर दिखेंगे उतने ही जानवर होंगे, कहने का मतलब ये है। अब हम यहाँ पे 200 जानवर ले लेते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास 2 पैर है और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास 4 पैर हैं। तो हम इसको 2 + 2 लिखते हैं।
हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जितने भी ये 200 जानवर हैं, ये सबके पास अगर 2 ही पैर होते तो टोटल पैर कितना होता? एक जानवर के पास 2 पैर, तो 200 जानवर के पास 400 पैर टोटल हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 440 पैर है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ये 40 पैर एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है? क्योंकि हम इसमें से जो 4 पैर वाला जानवर था उसका 2 पैर कम लिए थे, यही कारण है कि यहाँ पे 40 पैर बच रहा है। तो 2 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान कितना? 20। यानी जो 4 पैर वाला जंतु है उसकी संख्या कितना है? 20 है। अब बाकी जो 2 पैर वाला है 200 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 180। यानी बकरी की संख्या, सॉरी बकरी है, हाँ बकरी की संख्या 200, तो घोड़े की संख्या कितना हो गया? 20। तो 4 पैर वाले की पूछा था घोड़े की संख्या, तो घोड़े की संख्या कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 20। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यदि चक्रवर्ती सॉरी यदि चक्रवृद्धि होगा, चक्रवर्ती नहीं होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 14 से ही 2/7% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज हो, तो 12,600 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती गलत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें कोई मूलधन है जिसको 2 साल के लिए दिया गया है, जिसमें पहले साल जो ब्याज की दर है वो 14.2/7% है और दूसरे साल का जो ब्याज का दर है वो 5% है। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। वैसे ही 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। यानी जो भी मूलधन है उस पर पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा 1/7 के रेट से मिलेगा। दूसरे साल जाएंगे तो हमें ब्याज का 1/20 के ब्याज से हमें क्या मिलेगा? 1/20 के रेट से ब्याज मिलेगा। तो हमारा मूलधन कितना है? 12,600। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। तो पहले साल हमें किस रेट पे ब्याज मिलेगा? 1/7। तो इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 बटे 56, 12,600 है ना। तो ये 1,800 रुपया हो गया। जब दूसरे साल में आएंगे तो यहाँ पे ब्याज किस रेट से मिलेगा? 1/20 के रेट से। तो जीरो से यहाँ से 1200 जब निकालेंगे, 1260, 12,600 का 1/20, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 जीरो, यानी 630। यानी दूसरे साल में कितना ब्याज मिला? 630 रुपया। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जब हम दूसरे साल में जाते हैं तो पहले साल जो ब्याज मिला था मूलधन पे, उस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। कहने का मतलब है कि इसमें देखिए मूलधन का तो ब्याज मिलता ही है, साथ ही जो ब्याज मिला था पिछले वर्ष उस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यही कारण है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा सबसे ज़्यादा बढ़ता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे मूलधन पे भी ब्याज मिलता है और ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी इसके पहले साल कितना ब्याज मिला था? तो 1,800 रुपया। अब इस 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा किस दर से? तो दोस्तों अभी हम दूसरे साल में खड़े हैं, तो दूसरे साल में क्या रेट है? तो 1/20। तो इसका 1,800 का 1/20 निकाल देंगे, तो 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल होगा और ये 200 180 में कटाएंगे तो 90, यानी ये हमारा 90 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर का आप चीज़ देख रहे हैं 1,800 और 630, ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, जब ऊपर वाला दोनों लाइन ये क्या है? साधारण ब्याज। जब हम पूरे को ले लेते हैं, इस पूरे को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो आप नीचे का जो देख रहे हैं बीच वाला, ये हो जाता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर कितना है? अंतर यही पूछा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 90 रुपया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यदि किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसके 6 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों किसी व्यक्ति ने कुछ मूलधन जो है 4% की दर से 4 साल के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, फिर उसी धन को वो क्या करता है कि 4% के रेट पे 6 साल के लिए दे देता है। तो उसने देखा कि जो 4 साल में हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ था और जो 6 साल में हमको ब्याज प्राप्त हुआ है, वो 400 रुपये का उन दोनों में अंतर है। मतलब 400 रुपया उसको ज़्यादा मिलता है। कब? जब वो 6 साल के लिए देता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, 4% के रेट से देता है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो ब्याज कितना मिलेगा? चर्चा का 16%। ठीक है, उसी तरह जब 4% के रेट से ही देता है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, तो ब्याज कितना मिलता है? 24%। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16% और यहाँ पे 24% मिल रहा है, तो परसेंट में कितना का अंतर? 8%।
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8% नहीं, इस 8% का मान कितना दिया है, 400 रुपया। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 50। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो बताइए 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 5,000, यानी हमारा मूलधन कितना हो गया, 5,000। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप लोगों की दिक्कतें होंगी हम उसे फिर अगली बार उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए तब। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यदि कोई व्यक्ति अपना लाभ यदि कोई व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 100/7% पाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, ये व्यक्ति कोई वस्तु को बेचता है, विक्रय करता है, तो वो अपनी लाभ की जो गणना है वो क्रय मूल्य पे नहीं करता है बल्कि विक्रय मूल्य पे करता है। तो कितना पाता है, 100/7%। जबकि वास्तविक जो लाभ की गणना और हानि की गणना होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। लेकिन यहाँ पे ये गणना किस पे किया है, विक्रय मूल्य पे। तो पाता है कितना, 100/7%। और 100/7% का मतलब होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये पहले 14.2/7% और 14.2/7% का मतलब 1/7। यानी कहने का मतलब जब ये अपनी गणना विक्रय मूल्य पे किया है तो इस नीचे वाले को वैल्यू को हम क्या मानेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब अगर ये किसी वस्तु को 7 रुपया में बेचा है तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि वो वस्तु खरीदा कितना में, सीपी कितना में खरीदा, 6 रुपये में। क्योंकि 6 रुपये की जगह पे 7 रुपये का बेच रहा है तब उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो गया, एक। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रुपया, यानी खरीदा था कितने में, 6 रुपया में। अब प्रतिशत निकालने के लिए कर तो बोल दीजिए, 2×3=6 और ये 50, कितना हो जाएगा, 50/3%। यानी आंसर हमारा डी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रबंधन करने के लिए कुछ लाभ कुछ लाभ का 12.5% दिया जाता है। ठीक है, तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो 8800 के कुल लाभ में बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, ए और बी जो है एक व्यापार शुरू करते हैं 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाकर। लेकिन ए को व्यापार प्रबंधन देखने के लिए उसे 12.5% पहले ही दे दिया जाता है, किसका, लाभ का। उन लोगों में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई अगर जो वर्ष के अंत में जो भी लाभ होगा तो मैं व्यापार प्रबंधन देख रहा हूँ, हर चीज़ मैं देख रहा हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लाभ का पहले ही 12.5% दे देना, उसके बाद जो बचेगा उसको हम अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। ऐसा इन दोनों में ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके पूंजी का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है, जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/8। यानी कहने का मतलब है अगर कुल लाभ 8 रुपये का हो रहा है तो उसमें से 1 रुपया किसको दे दिया जा रहा है, ए को। और उसके बाद जब 1 रुपया दे दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 7 रुपया। और इसी 7 रुपये को हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे, किस अनुपात में, तो इनके पूंजी के अनुपात में। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि इनके पूंजी का अनुपात कितना है। इनके पूंजी का अनुपात, तो इसकी पूंजी है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 40, ये 40 कटा। तो पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 5:6। ठीक है, यानी अगर ए 5 रुपये लगा रहा है तो बी 6 रुपये लगा रहा है। टोटल लाभ है कितना, 8800। 8800 का 1/8 निकाल दीजिए, क्योंकि 12.5% बराबर 1/8। तो 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा, 1100। यानी ए को पहले 1100 रुपया दे दिया जाता है, तो बचा कितना, 7700 रुपया। अब इस 7700 रुपया को क्या करेंगे, इन दोनों की पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। तो 7700 रुपया है और बी की पूंजी निकालना है, तो बी को कितना मिल रहा है, 6 रुपया मिल रहा है। अब बटा 6×5=11, क्योंकि इनके पूंजी के अनुपात में ही तो बांटना है, तो इनके पूंजी का अनुपात कितना है, 5:6। तो बी का कितना है, 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पे, और दोनों का 6×5=11, 11 से कटा लीजिए, 11×7=77, 7×6=42। यानी बी को कितना रुपया मिल रहा है, तो 4200 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दूसरी चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम
ये दोनों चाय को जब मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 72 रुपया। 72 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। दोस्तों पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 72 में से 63 गया 9, और 90 में से 72 गया 18। 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना आ गया? 2:1। 2:1, यानी 2:1 में मिलाना पड़ेगा। यानी अगर 63 किलोग्राम, 63 किलो, 63 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले अगर चाय जो है वो 2 किलो हम लेते हैं, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चाय हम कितना लेंगे? 1 किलो लेंगे। तो 2:1 में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किसी ग्रुप में 10 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति ग्रुप छोड़कर चला जाता है तो नया औसत 25 वर्ष हो जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। दोस्तों टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं? कुल 10 लोग हैं। कुल कितने लोग? 10 लोग हैं। टोटल 10 लोग हैं। और औसत आयु 27 साल होने का मतलब होता है कि देखिए सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनका औसत आयु 27 साल है, यानी सबके सब 27 वर्ष के हैं। औसत का मतलब यही होता है, ठीक है। सब कितने साल के हैं? 27 साल के हैं। सारे लोग, सारे लोग 27 साल के हैं। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद जो होता है इसमें से एक आदमी इस ग्रुप को छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों अगर हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि सारे लोगों के पास 27-27 रुपया है, और एक आदमी अगर बाहर निकलता है तो वो अपना 27 रुपया लेके चला जाता है। अगर वो सिर्फ 27 रुपया लेके जाता तो इनके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब वो जा रहा है तो वो अपना 27 रुपया लेके तो जा ही रहा है, प्लस जब जा रहा है तो सब में देख रहा है कि दो 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 रुपए का कमी हो जा रहा है। कितना का कमी हो रहा है? 2-2 रुपए का। यानी सबका औसत अब कितना हो गया? 25-25 हो गया। तो 25-25 होने का मतलब 2-2 की कमी। तो हर व्यक्ति पे कितना का कमी? 2 रुपए पे। तो टोटल कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो 9 लोग पे दो, 9 दूना 18 रुपया का कमी हो जाएगा। तो पहले से ये तो 27 था ही, और ये 18 रुपया एक्स्ट्रा और लेके जा रहा है। तो टोटल कितना लेके जा रहा है? 45। यानी अपने साथ कितना लेके उम्र जा रहा है? तो 45। यानी इसका उम्र कितना था? 45 था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करें। दोस्तों अगर मध्यानुपात ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को रूट में लिख देते हैं और दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 6। यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना होगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी टोटल 60 पीस काम। ठीक। तो ये जो है 12 दिन में 60 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना पीस काम करेगा? 5 पीस। वैसे ही बी 15 दिन में 60 पीस, तो एक दिन में 4 पीस। और सी जो है 20 दिन में 60 पीस, तो एक दिन में 3 पीस काम करेगा। तो जब हम तीनों व्यक्ति को एक साथ काम पे लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में ये 5 पीस और ये 4 पीस और ये 3 पीस, टोटल कितना? 12 पीस काम हो गया एक दिन में। तो हमें टोटल कितना पीस काम करवाना है? 60 पीस। तो एक दिन में 12 पीस, तो 60 पीस काम करने के लिए कितना दिन लेंगे? तो 60/12, 12×5 = 5 दिन। यानी हमारा आंसर होगा 5 डे। ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? 5 दिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, ये 25 नहीं है, ठीक है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकता है। एक तीसरी पाइप सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को 8 घंटे के लिए खोला जाए और उसके बाद सी को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? दोस्तों ए जो है इस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और बी इसे 30 घंटे में भर सकता है, और सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी की पहले क्षमता निकालेंगे। 20, 30 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी ये जो टंकी है कितने लीटर की है? 60 लीटर की। ये टंकी 60 लीटर की है। अब ये क्या कर रहा है कि 20 घंटे में इस 60 लीटर पानी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर। उसी तरह बी जो है 30 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है, तो एक एक घंटा में कितना लीटर? 2 लीटर। और सी जो है
6 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली करेगा? 10 लीटर। यानी आप देख रहे हैं कि भरने वाले से ज़्यादा खाली करने वाले की क्षमता है कितना? 1 घंटा में 10 लीटर। जबकि ए 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है और सी 1 घंटा में 10 लीटर पानी खाली करता है। यानी सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी ज़्यादा है? तो सी की ज़्यादा है। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि ए और बी को पहले 8 घंटा के लिए खोला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटा अगर खोलें तो दोनों मिलकर के कितना लीटर पानी भरेगा? 3 दूनी 5 लीटर। यानी 1 घंटा में 5 लीटर। तो बताइए 8 घंटा के लिए खोला जाता है तो 8 घंटा में कितना पानी भर जाएगा? तो 5 × 8 बराबर 40 लीटर। तो 40 लीटर पानी भर गया। अब क्या किया जा रहा है कि अब पाइप सी को खोला जा रहा है। अब पाइप सी की चूंकि क्षमता ज़्यादा है तो इसलिए अब टंकी यहाँ से भरेगी नहीं बल्कि खाली होना शुरू करेगी। ठीक है, तो टोटल 40 लीटर पानी भरा है तो वही तो पानी खाली होगा। और और सी की क्षमता है कितना? 10 लीटर। तो बताइए यहाँ से कितना समय लगेगा? 0 से 0 यानी 4 घंटा। यानी 4 घंटे में क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? ये 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, 3 तिया 9, 6 दूना 12 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आ गया? 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एक लड़का 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में और अगले 50 मीटर की दूरी 15 सेकंड में तय करता है तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले औसत दूरी, औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? यहाँ 200 मीटर और यहाँ पे 50 मीटर। टोटल कितना हो गया? 250 मीटर हो गया। टोटल समय हो गया तो यहाँ पे 10 सेकंड है, यहाँ पे 15 सेकंड है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 सेकंड। ये मीटर और ये सेकंड जब कटाएंगे तो कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें चाल किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 सॉरी 8/18/5 से गुणा करते हैं। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई होगी, इनका सापेक्षिक गति कितना हो जाएगा? तो 50 और +4, क्योंकि देखिए दोनों विपरीत दिशा में है। और जब दो दो जब विपरीत दिशा में होती है तो क्या होता है? उनकी चाल आपस में जुड़ जाता है। और समय कितना? तो 50 सेकंड। तो लंबाई बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ये चाल हो गया और ये समय हो गया। तो ये कितना हो गया? 54 गुणे 50। अब हम क्या करेंगे? ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे लिए किससे गुणा किया जाता है? तो 5/18 से। तो ये हो जाएगा 18 तिया 54। अब कितना हो गया? 5 × 3 × 50 कितना हो गया? 5 तिया 15 पचे 75, 750। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 750 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एक आदमी और उसके बेटे की उम्र का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये वर्तमान, यहाँ से आगे जाएंगे तो भविष्य, और यहाँ से जब पीछे जाएंगे तो भूत। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना दिया हुआ है? 100। अब दोस्तों हम बात करें कि 5 साल जब हम पीछे जाएंगे, 5 साल पीछे, तो पिता के उम्र में भी 5 साल की कमी होगी और पुत्र के आयु में भी 5 साल की कमी होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर 5 साल हम पीछे चलते हैं तो दोनों की आयु में 10 साल की कमी होगी। तो बताइए 10 साल की कमी होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? ये दोनों का योगफल 90। लेकिन यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया है 2:1,
यानी उस समय अगर पिता 2 यूनिट का था तो पुत्र कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो यहाँ टोटल कितना यूनिट हो रहा है, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नहीं है, कितना, 90। तो 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान 90, तो 1 यूनिट का मान 30। तो यानी 30 अगर है तो ये 30 दूना 60, यानी पिताजी उस समय 60 साल के थे, तो पुत्र कितना था, 30 से कम 30 साल का। तो अब वर्तमान में अगर आते हैं तो वर्तमान में 60 साल था पहले, तो अब वर्तमान में आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये कितना हो जाएगा 35। यानी पिता की उम्र कितनी है 65 और पुत्र की 35। तो 10 साल बाद पूछ रहा है, तो 10 साल बाद इसमें 10-10 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 45। अब इसको कटा दीजिए, 15×5 = 75, 15×3 = 45, यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। 5:3 ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। 5:3 होना चाहिए, 3:5 दिया, ठीक है। 5:3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हम ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले, फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।